दादा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा के तहत। आज हमारी बातचीत के केंद्र में संसद से आशय लोकसभा में कल और आज राज्यसभा में देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा के तहत दिया गया जवाब। संसद में गतिरोध रहा, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, वित्त मंत्री के द्वारा देश के संदर्भ में आगामी साल का बजट प्रस्तुत किया और उसके बाद में सब कुछ ठहर ठप सा हो गया। ठप होने की वजह से अडानी के संदर्भ में हिडनबर्ग की रिपोर्ट और उसके बाद लगातार खामोशी बनी हुई थी सदन पर सदन का गतिरोध टूटा। शेयर बाजार ने भी अडानी के संदर्भ में अपने तौर तरीकों को बदला और इधर देश की संसद में विपक्ष ने भी अपने तेवरों में बदला। नतीजा ये हुआ कि 2 दिन पहले विपक्ष का मुख्य चेहरा राहुल गांधी सदन में बोले, खूब बोले, जमकर बोले, सरकार को निशाने पर लिया, देश के प्रधानमंत्री को निशाने पर लिए, कई सारे सवाल उन्होंने उठाए और ये उम्मीद की कि उन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। उनकी प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी सदन में बोली, उन्होंने अपनी तरफ से राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने की कोशिश की, पर लेकिन देश को इंतजार था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज। प्रधानमंत्री कल लोकसभा, आज राज्यसभा में बोले। कल तकरीबन उन्होंने 85 मिनट का, आज वह 90 मिनट बोले, जमकर बोले, हर उस मुद्दे पर बोले जिसमें उन्होंने बोला, उन मुद्दों पर नहीं भी बोले जिस पर विपक्ष ने बुलवाना चाहा, लेकिन उन्होंने अपनी बातचीत में 2 चीजें पर ध्यान केंद्रित किया। एक कि पिछले 70 साल 60 साल के अंतर्गत खासतौर पर जो कांग्रेस की सरकार थी उसने किस तरीके का कामकाज और कार्य की संस्कृति देश में विकसित की। उन्होंने निशाने पर लिया कांग्रेस की संस्कृति को। आज आरोप लगा दिए हैं कांग्रेस और विपक्ष की केंद्रीय संस्थाओं का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि ये इस्तेमाल के संदर्भ में अभूतपूर्व काम तो कांग्रेस ने किया, जिसने अपने शासनकाल के दौरान 90 से ज्यादा बार विपक्ष की सरकार गिरा दी। उन्होंने शरद पवार को उल्लेख करते हुए बताया इनकी भी सरकार गिराती थी जब ये 35-40 साल के ऊपर मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा गरीबी के मुद्दे पर, नारों के इस्तेमाल पर, लोगों के इस्तेमाल पर प्रधानमंत्री ने जमकर निशाना। उन्होंने नेहरू परिवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, समझ नहीं पाता ये नई पीढ़ी के लोग अपने नाम के साथ नेहरू सरनेम लगाने से डरते क्यों, किस बात का भय। हम नेहरू का उल्लेख न करें तो बवाल खड़ा कर देते, लहू खोल जाता है और खुद उनके नाम से भी बचने की कोशिश करते। ऐसा क्या अपराध होता? प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि उनकी सरकार किस तरीके से देश को मजबूत कर रही है और ठीक दिशा में देश को आगे लेकर जा रही है। उन्होंने ये भी बताने की चेष्टा की कि कांग्रेस की सरकार ने कभी समस्याओं के वास्तविक समाधान की कोशिश नहीं की, केवल गड्ढे ही दिए, विषयों को टालने की कोशिश की। तो आज हम इसी पर बात करें। हालांकि उनकी बातचीत के संदर्भ में ये बात महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी नाखुश है, विपक्ष नाखुश है। खासतौर पर इस बात को लेकर नाखुश है कि कल 85 मिनट और आज 90 मिनट के भाषण में सब कुछ प्रधानमंत्री ने बोला और अडानी के संदर्भ में उठने वाले सवालों को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तमाम राष्ट्रीयकृत बैंकों का और LIC का पैसा जो निवेश किया गया उसके संदर्भ में विपक्ष जवाब मांग रहा था, उस पर कुछ नहीं कहा। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर JPC की गठन अथवा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच के संदर्भ में कुछ नहीं कहा, पर इसके अलावा भी तो बहुत कुछ कहा। तो क्या नहीं कहा, क्या कहा, उसके मायने क्या है, आने वाले समय में इसकी दशा दिशा को हमें कैसे महसूस करनी चाहिए, इस पर ही हम बात करेंगे। इस संसदीय परंपरा से संबद्ध रखने वाले 4 खास मेहमान हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद। उनसे आपका परिचय कराएं और इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ बातचीत करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि पॉलिटिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन फिजिक्स, अर्थात राजनीति भौतिकी से ज्यादा कठिन। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये बात कही गई कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो महान वैज्ञानिक हुए, उन्होंने ये बात समझाने के लिए कहा कि बच्चों को फिजिक्स से बड़े कठिन लगती है, लेकिन उन बच्चों को ये समझना चाहिए और इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि फिजिक्स से भी कहीं कठिन, भौतिक शास्त्र से भी कहीं कठिन राजनीति शास्त्र है। राजनीति में क्या हो रहा है, क्या बोला जाता है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, इसे बोलने के पीछे क्या है इसे समझना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम जो बोला गया और जो नहीं बोला गया दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। बोलने के पीछे क्या कारण है उसे भी समझेंगे, जो नहीं बोला गया उसके क्या कारण है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारी इस कोशिश में मददगार होने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद। संसदीय परंपरा के जानकार सामान्य प्रेम प्रकाश पांडे जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के
वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं, छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से वह विषयों को देखते समझते हैं। आज उनके दृष्टिकोण क्या है ये जानने में हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मृणाल पंत, छात्र राजनीति से वह भी आए हुए हैं, एनएसयूआई के मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में प्रदेश महामंत्री की भूमिका में है, वह हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ में विधायी कार्य को बेहतरीन तरीके से समझने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रधान सचिव देवेंद्र वर्मा जी भी, और साथ ही अपनी तटस्थ राय के लिए ख्यात, थोड़ा मुखर राय के लिए ख्यात वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम प्रेम प्रकाश पांडे जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयानों के मुख्य हिस्से को एक बार सुनते हैं, जिसकी रोशनी में हम इस चर्चा को आगे बढ़ेंगे। एक बार सुनते हैं देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ सदन में कहा। भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है और समझ के दायरे से भी काफी ऊपर है। यहां कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी है, बड़ा क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी, ऐसा कहा था। और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई। माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है, और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा, और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने इन लोगों को एक मंच पे ला दिया है। लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने, सिवाय आरोप, गाली गलौज, कुछ भी बोल दो, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। गलत आरोप। और हाल ये चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। क्या तरीका है? अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो। इतने महत्वपूर्ण सदन में कुछ लोगों का व्यवहार, कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को लेकिन देश को निराश करने वाली रही। टीचर उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। अब सभापति जी बताइए, इतने बैंक के खाते खुल जाए, इतना एम्पावरमेंट हो जाए, लोग इतने जागरूक हो जाए, और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए तो उनकी पीड़ा
उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं और बार बार उनका दर्द झलकता है। किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता। मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या? तो कुल मिलाकर ये खुलकर बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। उनके निशाने पर गांधी परिवार भी है, उनके निशाने पर कांग्रेस भी है, विपक्ष उनके निशाने पर इतना नहीं रहता है। विपक्ष की मुख्य पार्टी कांग्रेस उनके निशाने पर रहती है। हमने चाहा तो ये था कि चर्चा की शुरुआत हम प्रेम प्रकाश पांडे जी से करें, पर प्रधानमंत्री ने मुद्दे इतने सारे उछाल, थोड़ी ज्यादती हो जाएगी अगर हमने बात। तो मृणाल जी, आपसे ही जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने कुछ ज्यादा ही सुना दिया, कितना आहत महसूस कर रहे हैं या सत्य के कितने करीब ले आए देश के प्रधानमंत्री आप? हिमांशु जी, संसदीय परंपरा में संसदीय बहस का एक स्थान होता है, उसमें मर्यादा होती है, उसमें वजन होता है, उसमें गरिमा होती है, उसमें देश के वर्तमान और देश के भविष्य की चर्चा का एक विश्वास होता है और जनता, पत्रकार, सभी लोग बहुत गंभीरता से उस बहस को सुनते और समझते हैं। अब संसदीय परंपरा कहती है कि विपक्ष सरकार की काम करने की शैली पर सवाल उठाए, उनसे जवाब मांगे, और विपक्ष ने यही किया। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे और उन सवालों के माध्यम से जो एक तरह से देश की आकांक्षाओं की, देश की समस्याओं की और देश का सरकार के प्रति जो विश्वास है या नहीं है, उनके प्रतीक हैं, उनके बारे में देश को आश्वस्त करे, अपनी ओर से देश को बताए, संसद को बताए, सांसदों को बताए कि इन सारे सवालों पर सरकार का रुख क्या है। लेकिन इस बार की बहस में हमने क्या देखा? उन सारे के सारे सवालों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं बोला। एक समय था जब इस देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस और भाजपा दोनों के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसी सवाल से बचते नहीं थे। विपक्ष के कड़े से कड़े सवाल होते थे तो उनका जवाब देते थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूरा हिंदुस्तान उनकी विद्वत्ता का कायल था, उनके संसदीय पराक्रम का, जिस तरह से वो संसद में बोलते थे उसकी आज भी हम प्रशंसा करते हैं। कांग्रेस के लोग भी उनके प्रशंसक हैं क्योंकि एक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए और विपक्ष के नेता के तौर पे उन्होंने इन दोनों पदों की मर्यादा क्या होती है, इन पदों पर रहते हुए संसदीय परंपराओं का निर्वहन कैसे जाता है, ये सीख दी थी। लेकिन दुर्भाग्य से हिमांशु जी, जितनी प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में अर्जित की थी, मोदी जी ने वो सारी प्रशंसा गंवा दी है। मुझे इस बात का बेहद दुख है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने विपक्ष के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और पीछे भूतकाल की हिस्ट्री की कहानियां कहते हुए उन तीखे सवालों से बचने की कोशिश की। ऐसा तभी होता है जब सरकार के पास वास्तव में देने के लिए सवाल नहीं होता, जवाब नहीं होता। दूसरी बात हिमांशु, मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि देश का प्रधानमंत्री 5 बार अपने भाषण में गाली गलौज जैसे शब्दों का उपयोग करे। हमारा संसदीय प्रजातंत्र और इसकी बहस का स्तर कहां जा रहा है? दुख है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बहस को कपिल शर्मा के शो में तब्दील कर दिया है। बड़ा ही आहत मन से मृणाल पंत जी आपने कहा, और आपका दुख देखकर तो मेरा हृदय फटने लगा। आप इतने ज्यादा दुखी हैं कि बताइए, अटल जी के समय पे कितनी इज्जत कमाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, और प्रधानमंत्री वर्तमान के नरेंद्र मोदी ने वो प्रतिष्ठा गंवा दी। पर आपका छाती इस बात को लेकर नहीं फटती क्या मृणाल पंत जी? जानने में दिलचस्पी है कि जितने वोट और जितनी सीट अटल जी के चमत्कारी नेतृत्व में भाजपा को नहीं मिलती थी, वो
उससे कई ज्यादा वोट, कई ज्यादा सीटें इन्हीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को लगातार मिल रही है और आपके वोट और आपकी सीट उतनी ही सिमट जा रही है और लोग इसका कारण एक ही बूझ पाते हैं, मोदी, मोदी और मोदी। अब उन मोदी के संदर्भ में इस राय के साथ में है, मोदी जी सदन में भी बता रहे थे, हमने ये जो भरोसा कमाया है ये टीवी पे अपना चेहरा चमका कर नहीं कमाया, काम करके कमाया, जनता की चिंता करके कमाया, जनता के लिए काम करके कमाया है। इस भरोसे के संदर्भ में कुछ तो बोलिए मणा जी। बाकी ठीक है, आपका दुख है, आपका दर्द है, प्रधानमंत्री जी ने और भी बहुत कुछ बोला, उस पर भी तो कुछ बोलिए, या दुख से दुखी ही रहेंगे और शब्द ना निकल पाएंगे मृणाल जी। मुझे आपने ये नई सूचना दी कि प्रधानमंत्री जी ने ये जो भरोसा कमाया है ये अडानी जी के चैनलों पर चेहरा दिखा के नहीं कमाया है, बल्कि मेहनत करके कमाया है। मेहनत तो हिंदुस्तान की पूरी 160 करोड़ जनता करती है। जो खेत में किसान 14-14 घंटे काम करता है वो भी अपना जीवन खपा देता है, वो भी 75-80 अलग अलग तरीके के काम करते हैं, शासकीय सेवक हैं या कहीं भी हैं, वो भी सब अपना जीवन खपा देते हैं और इस देश के निर्माण में सब लोगों की अपनी अपनी जगह पर भूमिका है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी और ज्यादा है, वो देश के नेता हैं, वो विपक्ष के भी प्रधानमंत्री हैं और इसलिए वो जिस आचरण का प्रयोग करते हैं, वो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो राजनीति को जो दिशा देते हैं, वो दिशा देश को दिशा देते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका आकलन होता है। मैं तो अनुरोध करूंगा कि जितने दर्शक आपके इस बहस को देख रहे हैं वो एक बार ब्रिटेन में किस तरह की बहस होती है वो देखें, एक बार यूएस में किस तरह की बहस होती है वो देखें, विपक्ष के सवालों का जवाब वहां की सरकारें कैसे देती हैं एक बार वो देखें और अपने हिसाब से निर्णय कर लें। जहां तक उनकी लोकप्रियता का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि चूंकि उनकी लोकप्रियता है, लोगों ने उनमें विश्वास किया है, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन लोकप्रियता आपको इस बात का अधिकार नहीं देती कि आप संसदीय परंपराओं को तोड़ दो, आप उसका अवमूल्यन करने लगो। प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा थी कि वो इसे और ऊपर उठाते, दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं। मृणाल जी का कहना है ठीक है लोकप्रिय है, ठीक है उनकी लोकप्रियता के कारण वोट है, पर संसद के साथ ठीक नहीं किया। संसद कैसे चलती है, संसदीय परंपरा क्या होती है, संसद में चर्चा का स्तर क्या होता है, इसके लिए अब देश के बाहर झांकना पड़ेगा तो समझ में आएगा संसदीय परंपरा, संसदीय ज्ञान, संसदीय आचरण क्या होता है। हमारे साथ में एक शख्स है जिसको मिसाल के तौर पर देखा जाता है संसदीय आचरण के संदर्भ, संसदीय ज्ञान के संदर्भ। उनके कार्यकाल में जब वह छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष थे, कई प्रतिमान रचे गए थे, गढ़े गए। मृणाल पंत की छाती फटी जा रही है आज, हृदय दुखी है और इस बात से दुखी है कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन शख्स के आचरण से भारत की गौरवशाली संसदीय परंपरा आहत हुई। क्या कहता है प्रेम प्रकाश जी, आपकी पार्टी का सर्वोच्च नेता देश की संसदीय परंपरा को इस कदर आहत कर गया, आप भी उतने ही दुखी हैं जितने मृणाल जी? नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मृणाल जी क्यों दुखी हैं। संसदीय परंपरा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सारे लोग जो अपनी बातें कहते हैं और उसका जवाब जो है अंत में प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया जाता है। और प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति के जो अभिभाषण में जो चीजें उल्लेखित थी उन सब चीजों का जिक्र किया। अब ये जरूर है कि कांग्रेस के जो नेता माननीय राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो लिखा था उसका तो कहीं जिक्र नहीं किया। एक कोई हिंडनबर्ग कौन जो है उसने जो भी लिखा और अडानी का शेयर क्या गिरा, कांग्रेस जो है ऐसा समझने लगी कि इनका शेयर उछल गया है और सिर्फ अडानी तक ही पूरा, उनके पूरे भाषण को आप देखें अडानी अडानी अडानी। और वैसे तो पिछले मुझको लगता है सदन के बाहर या अंदर राहुल जी अडानी और अंबानी दो से अलग कभी कुछ बोले ही नहीं है, पूरा देश जोड़ो यात्रा से लेके सर। तो सदन में आपने जो एक उसकी व्यवस्था होती आपने था तो कि जो कोई व्यक्ति बैठा, बहुत सारा मैंने सुना भी कि जो एरोगेटरी आप आरोपित कर रहे थे
प्रधानमंत्री को जोड़ जोड़ करके बोल रहे थे, तो उस पर भी बहुत सारी बातें। तो प्रधानमंत्री जी ने बिना नाम लिए इस बात को कहा कि जब से वे राजनीति में आए तब से देखिए आप उनके खिलाफ में कभी मौत का सौदागर, कभी चाय वाला से लेकर के, मतलब हर स्तर पर उनके खिलाफ हुआ। और यही राहुल गांधी जी लगातार राफेल राफेल चिल्लाते रहे, राफेल में घोटाला हुआ, कौन सी कोई बाहर में निकाल दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक गया, वहां से खत्म हो गया। बीच में बीबीसी का इशू उठा था, तो बीबीसी अभी नया आ गया। बीबीसी किस पर इशू उठा रहा था, तो गुजरात के दंगे पर उठा रहा था। गुजरात के दंगे पे सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। तो प्रधानमंत्री जी ने वही कहा कि भाई इनको सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना है और एक हेडलाइन बनना है और उसके बाद खत्म हो जाना है। क्योंकि आप जिस जेपीसी की बात करते हैं, तो जेपीसी के लिए जरूरी है कि आपके पास कुछ तथ्यात्मक चीज होनी चाहिए कि सरकार का कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था, सरकार कहाँ फेल हुई है, सरकार को किस चीज में गड़बड़ी हुई है, और जो संस्थाएं जांच नहीं कर पा रही है, जो रेगुलेटरी जो संस्थाएं हैं, तब कोई जेपीसी की बात करता है। तो आप मैं थोड़ा रोकता हूँ प्रियंका प्रकाश जी, माफी के साथ में आपको। आपने इतनी सारी बात कही, एक कंपनी, आपने कहा अडानी अडानी अंबानी अंबानी बोलते हैं, करें क्या वो? जहां जाते हैं वहां अडानी दिखते हैं। यही तो राहुल गांधी ने अपने भाषण में बताया था। आपसे जानना ये चाहता हूं, जो शख्स दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे धनी व्यक्ति का स्तर प्राप्त कर चुका हो, जिस व्यक्ति की कंपनी देश की नहीं एशिया की सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर स्थापित हो रही है, एक न्यूयॉर्क की रिपोर्ट आती है और उसका शेयर धराशायी हो जाता है, और इस देश के तमाम आम लोगों का निवेश और साथ ही देश की सार्वजनिक संस्थाओं का निवेश खतरे में पड़ा हुआ दिखाई देता है। जांच कराएं ना कराएं ये सरकार का अपना निर्णय है, पर क्या ये प्रधानमंत्री के भाषण में उल्लेख किए जाने योग्य भी नहीं? अगर विपक्ष किसी मुद्दे पर शंका सवाल उठा रहा है, तो क्या देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद किया जाना गलत है कि इसके संदर्भ में वो शंका का समाधान करें या सवालों का उत्तर दें? और केवल अडानी के संदर्भ में नहीं, अग्निपथ योजना के संदर्भ में, सेना के स्वरूप के संदर्भ में भी चिंताएं जाहिर की गई, क्या उसके संदर्भ में जवाब की उम्मीद नहीं की जा सकती? और आपने कहा इनका काम तो आरोप लगाना है, तो प्रधानमंत्री जी ने भी क्या किया? उन्होंने भी तो आरोप ही लगाए। 60 साल में आपने गड्ढे ही दिए, कांग्रेस ने क्या किया, समाधान नहीं दिया। ये देश जो कुछ भी बना प्रेम प्रकाश जी, वाकई 2014 के बाद ही बना, उससे पहले ये देश किसी लायक आई नहीं। पूरे देश को आप ये समझाने की कोशिश अभी भी करते रहेंगे वाकई? कई मौकों पे, चाहे वो आपके 15 अगस्त के भाषण हो, और वहां पर बार बार कहा है कि ये देश सिर्फ मेरे नहीं, मेरे पहले वाले लोगों ने भी बनाया, बहुत सारी चीज किया। जब आप संसद में बहस करते हैं और कांग्रेस जब उस चीज को उतार रही थी, तो ये बताया कि भाई आप लोगों ने बहुत सारी समस्याओं के समाधान के लिए जो करना चाहिए वो नहीं किया, और हमने किया और दिखाया कि भाई राजीव गांधी जी जो बोलते थे कि भाई 1 रुपया देना है तो 15 पैसा पहुंचता था, हमने किस तरीके से जनधन खाता खोल करके डायरेक्ट ट्रांसफर के माध्यम से वहां ले गए, सारी चीजों को बताया। रही बात आप इस अडानी के शेयर की और उसकी बोलते हैं, आज ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी में कोई भी कंपनी अपने शेयर को बढ़ाती है घटाती है, जो मतलब भरोसा जीतना और नहीं जीतना उसका काम है। और जहां तक रही बात कि अगर कोई गड़बड़ी है तो सेबी उस पे है, अभी सेबी की तरफ से भी कुछ नहीं आया, आरबीआई है, सारे जो है सबकी निगाह है, और आप शेयर के गिरने और उठने से उसके सरकार जवाब देने का कोई उसका, मैं तो समझता हूँ कहीं किसी का ये नहीं है। और जहां तक बहुत सारे के शेयर उठ रहे हैं तो उसमें क्या उसका भी प्रधानमंत्री जवाब देंगे? ये तो आज मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, ये सब लोग जान रहे हैं। तो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में क्या, अब राहुल गांधी जी बता रहे थे कि भाई यहाँ गए तो ये देश ने उनको काम दिया। अब देश ने काम दिया तो क्या प्रधानमंत्री जी के फोन करने भी किया? प्रधानमंत्री जी ने उस पर भी चुटकी ली, क्योंकि कल तक कहते थे कि हम बड़े कमजोर हैं, और अब बोल रहे हैं कि हमारे कहने पे इजराइल तरीका देश का 90% उसको दे देगा। ऐसे बहुत सारे हैं,
और मैंने राफेल का भी कहा, HAL का जैसे वो आरोप लगाते थे, आज HAL जो है अरे प्रेम प्रकाश जी हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि विपक्ष ने कोई बात कह दी तो कोई जरूरी थोड़ी उसका उत्तर दिया जाए। राष्ट्रपति के भाषण में बात थी, राष्ट्रपति के भाषण के संदर्भ में बात कह दी। मुझे आना है देवेंद्र वर्मा जी के पास। उन्होंने अपने जीवन के तकरीबन 4 दशक इस प्रकार की बहसों के बीच में ही गुजारे। समझना चाहूंगा उनसे, पर उससे पहले मृणाल पंत कुछ हस्तक्षेप कर जाए, एक बार उनकी बात संक्षिप्त में सुनते हैं और फिर देवेंद्र वर्मा जी के पास चलते हैं। जी मृणाल जी। हिमांशु जी, यही तो बात है। आखिर राहुल जी ने और कांग्रेस पक्ष के लोगों ने या विपक्ष ने क्या पूछा? उन्होंने 5, 7, 8 चुनिंदा सवाल किए। पहला ये पूछा कि हिंदुस्तान की सारी वित्तीय संस्थाओं का पैसा अडानी के व्यवसाय में कैसा लगा है, उसका कारण क्या है। उन्होंने पूछा कि आप केवल अडानी जी को ही विपक्षी विदेश की यात्राओं में अपने साथ क्यों ले जाते थे। उन्होंने पूछ लिया कितनी बार अडानी जी आपके साथ, आपके पहले, आपके बाद उन सारे राष्ट्राध्यक्षों से मिलने गए जहां विदेशी दौरों पर जाया करते थे। उन्होंने पूछ लिया कि क्या आपकी यात्राएं केवल इसलिए होती थी कि व्यावसायिक लाभ देश को न होकर केवल अडानी जी को हो। और उन्होंने आसान शब्दों में कहें तो बिना कहे एक तरह से ये पूछ लिया, क्या भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के पूरे औद्योगिक घरानों को छोड़कर केवल एक व्यक्ति के लिए बिचौलिए का काम कर रहे हैं? इसमें इतना कष्ट भारतीय जनता पार्टी को क्यों हो गया? कितना महत्वपूर्ण सवाल है। अग्निवीर पर पूछ लिया, 4 साल बाद ये जो नौजवान देश की सेवा करने जाएंगे, इनके भविष्य का क्या होगा? इसका जवाब क्या नहीं मिलना चाहिए? और इसका जवाब नहीं मिलना चाहिए, मृणाल जी कह रहे हैं। प्रकाश जी के पास उसका उत्तर है शायद। ये प्रेम प्रकाश जी क्या हुआ? देखिए, मैंने ये कहा, आपके कांग्रेस के, मैंने खड़गे जी का भी भाषण सुना, उन्होंने खुद कहा कि 82 करोड़ रुपया LIC, SBI और PNB की तरफ से उसमें लगाया होगा, और टोटल जो उसका एसेट है वो 10 लाख करोड़ का है। तो मात्र जो है, क्या जो 82 करोड़ यहाँ के लगा है, तो इसी पर क्या अडानी इतना चला गया? अच्छा, अडानी जी जब राजस्थान में 65,000 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब वो कांग्रेस बोलती नहीं, वहां तो नियम से हुआ। तो कौन से जगह पे अडानी हो या कोई भी व्यापारी हो, आपने बताया क्या कि यहाँ पे बिडिंग होना चाहिए था, बिडिंग का उल्लंघन हुआ, बिडिंग में गड़बड़ी हुई, ये पेपर है, ये गड़बड़ है, ये चीजें हैं। आखिर आप सदन को सिर्फ एक कमेंट्री दे करके और पास करके और कुछ भी बोल के चल जाएंगे, तो उसपे थोड़ी गवर्नमेंट एक्नॉलेज करेगी? आपकी उसमें गवर्नमेंट एक्नॉलेज नहीं करेगी। प्रेम प्रकाश जी का ये कहना है। प्रेम प्रकाश जी ने साथ ही पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे संदर्भ में सवाल कर रहे हो और खुद अडानी जी के लिए राजस्थान में कालीन बिछा रहे हो। अशोक गहलोत के साथ उनकी तस्वीरें बहुत दिखी थी, हम सबने भी देखी थी। इसका उत्तर लूंगा मैं मृणाल पंत जी से, लेकिन अभी मैं देवेंद्र वर्मा जी के पास जाना चाहता हूँ। तो देवेंद्र जी, 2 आरोप प्रत्यारोप के अंदर बातचीत है। मृणाल जी को लगता है कि जो संसदीय परंपरा, संसदीय बहस का उच्च स्तर देश में हुआ करता था, वो बड़ा गिर गया, हृदय विदीर्ण है, आपको लगा होगा मृणाल जी के पास। तो आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री ने आज अच्छा संबोधन नहीं दिया, कल अच्छा संबोधन नहीं दिया? क्या ये जरूरी है कि विपक्ष जो सवाल उठाए, हर उस सवाल का बिंदुवार जवाब आना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को इसके अलावा अपनी कोई बात नहीं कहनी चाहिए? या देश के प्रधानमंत्री ने कल 85 मिनट और 90 मिनट में जो कुछ कहा, क्या वर्तमान में उठे हुए सवालों का उत्तर देने के लिए वो पर्याप्त है, या उन्होंने अपनी सुविधा से कहा? थोड़ा रोशनी मिले आपसे। देखिए, जैसा कि माननीय पांडे जी ने कहा, आखिर राष्ट्रपति का अभिभाषण या राज्यपाल का अभिभाषण, उसकी विषय वस्तु क्या हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि सभा में तो प्रतिपक्ष का यह काम ही है कि वो जो भी उनको आरोप लगाना हो आरोप लगाएं। सदन में, लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों ही जगहों के ऊपर पूरा ध्यान प्रतिपक्ष का केवल अडानी और अंबानी और ये दूसरे बिजनेस के ऊपर था। सरकार की नीतियों, जो पिछले 2 कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विभिन्न योजनाएं संचालित की, उनके संबंध में किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया गया कि चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो गैस का प्रदाय हो, चाहे वो आवास का हो। इस मामले में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और केवल अडानी और अडवाणी, इसी के ऊपर उन्होंने अपना पूरा भाषण केंद्रित रखा। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को जो उत्तर देना था
वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देना था। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो जो बिंदु कवर किए गए हैं उन विषयों के ऊपर देना था, और उनके जो अचीवमेंट है, क्योंकि देखिए ये चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने निश्चित तौर पर वही सारी बातें बताई जो उन्होंने पिछले 2 कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के जो अचीवमेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के लिए किया है, वो सारी बातें उन्होंने बताई और उसी के ऊपर ध्यान केंद्रित किया। जहां तक गौतम अडानी का के सवाल का प्रश्न है, ये एक निश्चित तौर पर इस विषय के ऊपर यदि चर्चा करनी हो तो अध्यक्ष से अनुरोध करते उन्होंने स्वीकार किया या नहीं किया। केवल राष्ट्रपति के अभिभाषण में अडानी के ऊपर चर्चा, मैं नहीं समझता कि कोई वो विधि सम्मत मैं एक मिनट रोकूंगा देवेंद्र वर्मा जी। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की संलिप्तता के आरोप सदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के द्वारा लगाए गए। आपसे जानना ये चाहता हूं, आपने कई मुख्यमंत्रियों को सदन में देखा है, क्या ऐसे आरोपों को ऐसे ही इग्नोर कर दिया जाता है या उनके संदर्भ में कोई जवाब दिया जाता है? आप भी इत्तेफाक रखते हैं, क्या जरूरत है कुछ बोलने की? बोलते रहो। क्या आपको लगता है कि अगर इस पर कोई स्पष्टता आती, कोई तर्क आता, कोई दलील आती तो ज्यादा बेहतर होता? एक सवाल। दूसरा, इस देश के जागरूक नागरिक होने के नाते आपसे ये जानना चाहता हूं कि न्यूयॉर्क में बैठी हुई एक कंपनी ने इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति के साम्राज्य पर आघात किया है। एक शॉर्ट सेलर के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया गया जिसने क्षणिक लाभ के लिए इस प्रकार की पूरी कार्य योजनाओं को पूर्व में भी अंजाम दिया, ऐसा निकल कर आ रहा है। क्या देश के प्रधानमंत्री का यह दायित्व नहीं बनता है कि वह इस समय पर ऐसी नाजुक परिस्थितियों में देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूह के साथ खड़े हो, या इस डर से खड़े नहीं होंगे कि लोग सवाल करेंगे इसलिए उन्होंने मौन रखा? दोनों दृष्टियों से मेरा सवाल है, आरोप की दृष्टि से भी और नैतिक दृष्टि से भी। क्या इस समय पर देश की सरकार को देश के औद्योगिक समूह के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? ये मेरा सवाल है। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो बिंदु हैं उसके ऊपर आरोप लगाना चाहिए प्रतिपक्ष को, लेकिन जो बिंदु उसमें कवर नहीं किए गए, और आरोप लगाने की भी एक प्रक्रिया। माफ करिए वर्मा साहब, वो नेता प्रतिपक्ष है खड़गे जी, उन्होंने तो इस बात पर ही शिकायत दर्ज कर दी थी कि कलबुर्गी मेरा चुनाव क्षेत्र हुआ करता था, मैं सदन में था, प्रधानमंत्री जी आप 2 बार चले गए, आपके पास यही 2 क्षेत्र बचे हैं क्या? प्रधानमंत्री जी ने उसको भी संज्ञान में लेते हुए जवाब दे दिया। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण का हिस्सा था क्या कि हम नेता प्रतिपक्ष के इलाके में जाते हैं या कांग्रेस अध्यक्ष के इलाके में जाते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री ने जवाब दिया? तो खड़गे जी को जवाब दे दिया, उन्होंने जो सवाल उठाया इधर जवाब नहीं मिला। थोड़ा जाती नहीं है कांग्रेस के जो नेता हैं उनका वो एक प्रकार से कहें कि एक उन्होंने व्यक्तिगत बात अपनी कही तो निश्चित तौर पर उसको एक सरसरी तरीके से प्रधानमंत्री जी उनको संतुष्ट करने के लिए कर दिया। लेकिन यदि कोई आरोप लगाए जाते हैं तो आरोप लगाए जाने की एक अलग प्रक्रिया है, उस प्रक्रियाओं के अंतर्गत लगाना चाहिए। कभी भी किसी भी भाषण के बीच में, किसी भी विषय के बीच में यदि व्यक्ति आरोप लगाए जाएंगे उनकी पर्सनल कैपेसिटी, उनकी पदी कैपेसिटी के हिसाब से, तो निश्चित तौर पर ऐसे आरोपों की न तो अनुमति दी जाती है और न ही ऐसे आरोप लगाए जाते हैं और न ही ऐसे आरोपों का कोई उत्तर देना आवश्यक होता है। यदि चाहे तो निश्चित तौर पर उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन ये तो उनके स्वयं के ऊपर है कि वो ऐसे आरोप जो कि बिना किसी तथ्यों के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी प्रक्रिया के लगाए जाए, उनके ऊपर वो उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होते। पहला तो देवेंद्र वर्मा जी तो बहुत स्पष्ट है, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके का व्यवहार रखा न्यायोचित है, संसदीय परंपरा के अनुरूप है, संसदीय गरिमा के अनुरूप। प्रेम कुमार जी क्या कहेंगे? देवेंद्र वर्मा जी के साथ रहेंगे, प्रेम प्रकाश जी के साथ रहेंगे, या मृणाल जी के दर्द के साथ रहेंगे, राहुल गांधी जी की आपत्तियों के साथ रहेंगे? जानने में बड़ी दिलचस्पी है प्रेम कुमार जी, कोई है भी कि नहीं राहुल जी के साथ? देखिए हिमांशु जी, सदन में बीते 2 दिन में जो भाषण हुए तो उसको हम इस रूप में देखते हैं कि पूरा सदन एक स्वर से मोदी मोदी, अडानी अडानी कह रहा है। एक स्वर से, मैं जोर देकर कह रहा हूं, एक स्वर को थोड़ा बताना जरूरी होगा। एक तरफ मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे, दूसरी तरफ अडानी अडानी के नारे गूंज रहे थे, और दोनों मिल करके वही स्वर सामने आ रहा था जो विपक्ष लगातार आरोप की शक्ल में उठा रहा था। यह स्थिति है।
और हम देख रहे हैं कि तमाम मीडिया चैनल्स में सर्वे भी आने लगे हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, जो इस डिबेट में भी महत्वपूर्ण सवाल है। और जो सर्वे के परिणाम दिख रहे हैं राष्ट्रीय चैनलों पर, वो 69% लोग कह रहे हैं कि जवाब देना चाहिए, यानी एक आम जनता की राय मुख्य धारा की मीडिया में आ रही है। तो इसका मतलब है कि जवाब नहीं दिया गया है, इसको लेकर के एक आम धारणा है कि जवाब दिया जाना चाहिए। अब तकनीकी कारणों से जो कह सकते हैं कि अभिभाषण में उठाए गए मुद्दे नहीं थे, उससे अलग राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए तो उसको जवाब देने की जरूरत नहीं थी। चूंकि उन मुद्दों को कार्यवाही से भी हटा दिया गया, तो जिन मुद्दों को कार्यवाही से ही हटा दिया गया उस पर जवाब देने की क्या आवश्यकता है। ये तकनीकी विषय हो सकता है, लेकिन आम परसेप्शन जो है कि आपने भी सवाल उठाया कि इतनी बड़ी घटना घट गई तो अडानी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में मान लीजिए विपक्ष की आरोप के तहत के संबंध भी हैं, तो भाई उनको खड़ा तो होना चाहिए कम से कम अडानी जी के साथ में। और ऐसे भी भारत के उद्योगपति का सवाल है, औद्योगिक सेहत का सवाल है। तो ऐसे समय में अगर एक बड़ी जांच बिठाई जाती इस मुद्दे को, जिसमें गंभीर मुद्दा तो है ही कि शेल कंपनियां कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं, इन तमाम जो रख रखाव इसको निगरानी करने वाली संस्थाओं के रहते हुए, सेबी भी है, दूसरी संस्थाएं भी है, लेकिन फिर भी शेल कंपनियां हैं, मार्केट को प्रभावित किया जा रहा है। ये बातें सामने आने के बाद कोई सरकार चुप कैसे रह सकती, क्यों रहना चाहिए? ये तो खुद अडानी जी के हित में होगा, उद्योगपतियों की सेहत के हित में होगा कि इसकी जांच होती और ये बताया जाता कि एक साजिश हुई। जो भारतीय जनता पार्टी का अपन थोड़ा अडानी से भी आगे चलते हैं। हमारा विषय केवल अडानी में सीमित नहीं है, हमारे विषय का दायरा थोड़ा व्यापक है। प्रधानमंत्री केवल अडानी के संदर्भ में नहीं बोले, पर और भी बहुत कुछ बोले। उन्होंने ये बताया कि 60 साल में कांग्रेस ने केवल गड्ढे दिए। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस ने कभी स्थायी समाधान किसी समस्या का करने में दिलचस्पी नहीं दी। उन्होंने ये भी बताया कि राजभवनों को इन्होंने अपने कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी बताया कि 90 से ज्यादा बार चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कांग्रेस ने किया। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि गरीबी हटाओ जैसे नारे केवल नारे के तौर पर इन्होंने इस्तेमाल किए, गरीबों की जिंदगी सुधारने के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री ने साथ में ये भी बताया कि ये सारे काम हम कर रहे हैं, हम देश को मजबूत कर रहे हैं और हमारा मजबूत किया जाना देश को भारा है, इसीलिए हम लगातार बढ़ रहे हैं। आपसे जानना ये चाहता हूं कि 2024 को ध्यान में रखकर सारी चीजें चल रही हैं, ऐसा महसूस किया जा रहा है। क्या आज प्रधानमंत्री 2024 के लिए दिशा देने में कामयाब रहे, कल कामयाब रहे या नहीं रहे? बिल्कुल हिमांशु जी, ये वो सारी चीजें हैं जिसको इसी रूप में भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में लेकर जाने वाली है और इसका जवाब विपक्ष को देना भी होगा। और इसका जवाब है, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं है। 40 सालों तक गड्ढे ही गड्ढे दिए, तो 40 सालों तक जनता लगातार उनको गड्ढे देने के लिए चुनती रही क्या? अगर 2 कार्यकाल मिल जाने पर बीजेपी या प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने अच्छा काम किया इसलिए जनता हमें रिपीट की, तो 40 सालों तक जनता उनको क्यों रिपीट कर रही थी? दूसरी बात है कि 18,000 गांव में बिजली लगा दी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, तो इस देश में 6.5 लाख से ज्यादा गांव हैं, उनकी चर्चा कौन करेगा? आपने तो सिर्फ 18,000 गांव में बिजली दी, 6.5 लाख से ज्यादा गांव, वहां भी तो बिजली गई। अब देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार में राज्य सरकारें बर्खास्त होती थी, राष्ट्रपति शासन बहुत ज्यादा लगता था। क्या किसने इस प्रवृत्ति को रोका? अगर वो SR बोमई वाला केस नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रतिमान एक गाइडलाइन नहीं दी होती, तो क्या ये रुक गया होता? उसके बाद से 94 के बाद से ही तो राष्ट्रपति शासन पर रोक लगा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट है देश का जिसने कि उस प्रवृत्ति को रोका है। इस देश की किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं। अगर पार्टी का भी योगदान होगा तो जनता दल को उसका श्रेय दिया जाएगा जिसने वो केस लड़ा था। तो इस तरीके से जितने भी सवाल उठाए गए हैं उसके जवाब हैं, लेकिन इन जवाबों को कांग्रेस को लेकर के जाना पड़ेगा। पर आप सही कह रहे हैं कि ये सारे सवाल कांग्रेस पर हमला बोल करके पेश हुआ है। प्रधानमंत्री जी के भाषण को देखिए, 2 ही बात है।
या तो उन्होंने उपलब्धियां बताई हैं या फिर कांग्रेस पर हमले किए। अब देखिए ना, पंडित नेहरू पर उन्होंने जो टिप्पणी की है, मुझे बेहद तो कांग्रेस के नेताजी को भी हुआ, लेकिन उस किस्म का दुख नहीं, मैं अलग किस्म से दुख प्रकट करता हूं कि वो कहते हैं कि पंडित नेहरू का सरनेम बाद वाली पीढ़ियों ने नहीं रखा तो वो महान नहीं थे। माने अगर महान थे तो उनकी पीढ़ियों ने क्यों नहीं नेहरू का सरनेम रखा? तो क्या बाकी सब लोग जो अपनी पीढ़ियां, अपनी पूर्वज की रखते हैं सरनेम, वो उनके पूर्वज महान थे और पंडित नेहरू महान नहीं थे कि उनकी पीढ़ियों ने उनका सरनेम नहीं रखा? हम सब जानते हैं कि जब इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी में मोहब्बत हुई, शादी की बात हुई, तो नेहरू थोड़े से विचलित हुए कि कैसे क्या करें। गांधी जी ने इस बात को समझा और गांधी जी ने कहा कि मैं कन्यादान करूंगा, और इंदिरा गांधी को अपना सरनेम उन्होंने दिया गांधी, तो वो गांधी कैरी हुआ। इसमें नेहरू कैरी हो, ये अगर ज्ञान भी अगर नहीं है या बात को छुपाया जा रहा है तो अद्भुत है। वो भी प्रधानमंत्री जैसे पद पर, वो भी संसद के भीतर में पहले प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बात करना, उनकी लोकप्रियता पर इस तरीके से सवाल उठाना, ये भी अद्भुत है और ये दुख की बात। ये भी अद्भुत है। प्रेम कुमार जी जिस संदर्भ में दुख व्यक्त कर रहे हैं उसके थोड़े और मायने भी। इस देश में जो परंपरा रही है उसमें विवाह के बाद स्त्री के द्वारा अपने पति के सरनेम को अंगीकार किया जाता है। ये उचित या अनुचित स्त्री के सम्मान के संदर्भ में वो अलग विवाद का विषय होता है, लेकिन देश की संस्कृति में यही रहता है। तो इंदिरा गांधी, जो इंदिरा नेहरू थी, उनका विवाह फिरोज गांधी के साथ तय था, वो इंदिरा गांधी हो गई। और इंदिरा गांधी के जो बच्चे हुए वो गांधी सरनेम के साथ ही वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोई पुत्र नहीं था। क्या पुत्र का न होना, क्या एहसास आज सदन में हो गया कि नेहरू नाम इसलिए नहीं रहा क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोई पुत्र नहीं था। विचार का विषय होना चाहिए इस संदर्भ में। ये मेरी तरफ से टिप्पणी है इसमें, पर मैं मृणाल जी वापस आपके पास रुक करता हूं और आपसे जानना ये चाहता हूं कि कांग्रेस की विफलताओं को लेकर आज प्रधानमंत्री जी ने मुखरता के साथ, और प्रेम प्रकाश जी ने यह बात कही कि कैसे दीनहीन तो आपकी पार्टी है, कैसे दीनहीन आपके नेता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण था, सरकार की 8 साल की नीतियों को लेकर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। क्या ये अपने आप में सहमति है कि उन नीतियों के प्रति आपका इतना बेहतर है कि खिलाफ में बोले क्या, इसलिए कुछ ना बोले? प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छता अभियान हो, बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण हो, इसलिए आप लोग मौन रह जाते हैं। नीतियों के संदर्भ में किसान सम्मान निधि का विषय हो जिस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने बात की, क्यों मौन रह जाते? हिमांशु जी, जब संसद की बहस होती है या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो समसामयिक और गंभीर मुद्दों पर ज्यादा होती है, और यही विपक्ष का काम है। सरकार ने जो किया है वो सरकार को बताना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी उससे बढ़कर यह है कि जो सरकार को करना चाहिए था और जो सरकार ने नहीं किया वो सवालों के माध्यम से सरकार से पूछे, और वही काम हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने संसद में किया है। दूसरी बात यह है, जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में चर्चा हुई तो उन्होंने आर्थिक नीतियों की बात की, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात की, और उसके प्रत्युत्तर में ही तो राहुल गांधी जी ने यह सवाल पूछा कि जब देश की अर्थव्यवस्था पे देश के बाहर की संस्थाएं इस तरह के आक्रमण कर रही हैं, इस तरह के विश्वसनीय आरोप लगा रही हैं, जिनका परिणाम हमें शेयर मार्केट में दिखाई दे रहा है, जिसकी स्पष्ट तौर पे बैंकों में भागीदारी हमें दिखाई दे रही है, जिसका सरकार के साथ मेलजोल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो ये राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से बाहर की चर्चा भला कैसे हुई? अगर विपक्ष ने नौजवानों के बारे में पूछा, उनके भविष्य के बारे में चर्चा की, प्रधानमंत्री जी भी तो यही कह रहे थे कि हिंदुस्तान को आगे ले जाना है और स्थायित्व देना है। क्या देश की रक्षा का से जुड़े हुए मसले राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में व्यक्त भावनाओं से बाहर के मसले हैं? अब मैं एक और सवाल भारतीय जनता पार्टी जी से पूछना चाहूंगा। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बात का जिक्र कहाँ था कि देश के परिवार आगे में नाम दादा के नाम पर रखेंगे या नाना के नाम पर रखेंगे, कौन सा उपनाम लगाया जाएगा? क्या हिंदुस्तान की संसद ये चर्चा करने का विषय है? क्या हिंदुस्तान की संसद ये चर्चा करने का विषय है कि आज से 40 साल पहले और 50 साल पहले सरकार की नीतियां क्या हुआ करती थी? और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने संसद के मंच को वार्ड या विधानसभा के स्तर पर होने वाली चुनावी सभाओं का मंच बना दिया,
वो देखकर मुझे दुख होता है हिमांशु जी। और प्रधानमंत्री जी का भाषण एक सांसद के स्तर का भाषण भी नहीं था। प्रधानमंत्री जी का भाषण उस स्तर का था जो छोटे चुनावों में हमारी पार्टियों के नेता मंच पे खड़े होकर देते हैं, जब विधानसभा के चुनाव में और वार्ड के चुनाव। देश के नेताओं से तो अपेक्षा की जाती है कि वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर बात करेंगे, भविष्य के हिंदुस्तान की बात करेंगे, ऐसी बात करेंगे जो पूरे के पूरे देश को दिशा देने वाली होगी। लेकिन उसकी जगह हम देख क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री जी केवल विपक्ष पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। जो काम विपक्ष का है, सरकार के प्रति सवाल पूछने का, वो काम संशोधन करूंगा प्रणाल जी। प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष पे आरोप नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी पे आरोप। विपक्ष को तो उन्होंने अपने साथ में लिया जब उन्होंने ये उल्लेख किया कि 90 बार सांसदों को आपने दुरुस्त किया क्यों सरकारों को। तो उन्होंने बताया ये वामपंथियों की सरकारों को निपटा दिया नेहरू जी ने, ये शरद पवार की सरकारों को निपटा दिया इंदिरा जी ने, एनटी रामाराव की सरकार के साथ में कैसे किया, ये जो रामचंद्रन जी थे उनकी सरकार के साथ क्या किया। तो कुल मिलाकर आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सफाई से आपकी विपक्षी एकता की कोशिशों में भी पानी डालने की जगह मटर डाल दिए। जानकारी रहे प्रणाल जी। बहरहाल मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और एक बार फिर प्रेम प्रकाश जी के पास आना चाहता हूं। इस ओट में कब तक बचेंगे प्रेम प्रकाश जी? राष्ट्रपति का अभिभाषण था, राष्ट्रपति के उठाए हुए मुद्दे थे। हम देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पिछले 2 दशक से बहुत नजदीकी से सुनते हुए आ रहे हैं। वो अपनी सुविधा के साथ बोलते हैं, अपने एजेंडे के साथ बोलते हैं। आप भी इसके कायल हैं, तभी तो कहां से कहां तक मोदी जी पहुंचे। इस मौन के पीछे क्या है, थोड़ा बताइए ना। क्या प्रधानमंत्री जी ने यह बताया कि राहुल गांधी अपने आप को जितना भी बड़ा नेता, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को जितना भी बड़ा नेता समझे, पर वह राहुल गांधी को नेता के स्तर पर स्वीकार नहीं करते, नेता के स्तर पर महत्व नहीं देते। एक सांसद है, अच्छी बात है, बैठे, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रधानमंत्री बोले कोई जरूरी नहीं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो बात खड़गे जी ने कही उसको उन्होंने संज्ञान में भी लिया, उसका समाधान करने की भी कोशिश की, कुछ व्यंग करने की भी कोशिश। क्या कहते हैं आप? एक कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर व्यवहार कर गए मोदी जी। राहुल गांधी सोच रहे थे उनके लिए कुछ बोला जाएगा और मोदी जी ने मौन रह के बता दिया कि अभी तुम्हारा स्तर ही नहीं है कि हम तुम्हारे संदर्भ में कुछ कहें। तो आपके प्रश्न में ही आपने उत्तर भी दे दिया होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी जिस समय जब जो जरूरी है बोलना, और बोलने से ज्यादा वो एक्शन पे भरोसा। संसद में जो बोलना था उन्होंने 85 मिनट 90 मिनट सब बोला, और कांग्रेस पार्टी के नेता के द्वारा जब मतलब ऐसा एरोगेटरी एक आरोप ऐसे लगाने की लगातार जो कोशिशें, उस पर भी उन्होंने अपनी बात को खुल के कहा। और यहाँ तक भी कहा कि भाई जो आजकल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बड़ी बात होती है रिसर्च, तो वहां रिसर्च किस पे हो रहा है कि भाई कांग्रेस राइज एंड डिक्लाइन ऑफ द इंडियन कांग्रेस। तो ये जो चीजें हैं ये कांग्रेस को समझना है कि आज भी देखिए जब प्रधानमंत्री संसदीय मर्यादा परंपरा की बात हो रही थी, तो सदन के नेता भाषण दे रहे थे, लगातार विपक्ष लगातार कंटिन्यूअस भाषण में मैंने आज थोड़े देर ही देख पाया, तो मैंने देखा कि लगातार शोर कर रहा। तो ये जो चीजें हैं आप किस दिशा में ले जाना चाहते? पर मेरा इसको लेकर एक सवाल है माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, क्या आप लोगों ने मोदी जी को अकेला छोड़ दिया है? ऐसा सवाल मेरा नहीं है, मोदी जी ने आज कहा ये सारे लोग लगे हुए हैं, मैं अकेला लड़ रहा हूं। तो मैं उलझन में पड़ गया। अभी तक तो दिखाई देता था कि सब मिलकर मोदी जी के पीछे खड़े हैं। मोदी जी ने आजकल बताया कि आप सब लोग शायद पीछे हट गए, वो अकेले लड़ रहे हैं। इसके संदर्भ में कुछ कहिए ना, ये मोदी जी को अकेलापन क्यों महसूस हो गया? उनके कहने का मतलब है कि जितने सदन में बाहर सामने जो बैठे हुए विपक्ष के लोग हैं, सब एक ही लाइन पर बोल रहे हैं और वे अकेले इस देश के साथ, देश के लोगों के साथ खड़े हैं और वो लड़ रहे हैं उनके पीछे। अरे तो वही तो मेरा सवाल है, 303 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो विपक्ष कितना है?
उसमें भी कांग्रेस कितनी है, फिर भी प्रधानमंत्री जी को आज ये कहना पड़ा मैं अकेला लड़ रहा हूं। या बाकी 302 लोग कर क्या रहे हैं, परेशान है। जो है आप बात को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं, लेकिन बात को ये समझिए कि जितने आरोप बाकी सांसदों सबने लगाए हैं, अगर मैं तो 2-4 के भाषण सुना था तो बहुत सारे हमारे सांसदों ने तो उनके सारे प्रश्नों के उत्तर भी दिए, और बार बार ये बातें जो कही गई, जेपीसी की डिमांड की गई, तो हमारे राज्यसभा में जो सदन के नेता उन्होंने कहा कि भाई तुम फैक्चुअल तो दो, उस दो तो किसके आधार पर जेपीसी बने। तो चीजें बड़ी साफ है। राष्ट्रपति का अभिभाषण नीतियों पर था, कार्यक्रमों पर था, और मोदी जी ने अपनी नीतियों कार्यक्रमों को रखा, और अन्य दलों के माध्यम से जो जो चीजें कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्या नहीं हुआ और क्या होना चाहिए था, इस दिशा में अगर जो प्रश्न उठाए गए उन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। जनधन योजना, पीएम आवास योजना, हमने सारी नीतियों के संदर्भ में बोला, और हमने मोदी जी को अकेला नहीं छोड़ा है। इस बात को समझने की कोशिश करो, इसको दूसरी दिशा देने की कोशिश मत करो। ऐसा मुझे हिदायत दी है प्रेम प्रकाश, उनकी हिदायत सराहनीय पर। और प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ भी सदन में बोला उसमें उन्होंने ये बोला मैं अकेला लड़ा। प्रेम प्रकाश जी और उनकी पार्टी को इस बात में विचार करना चाहिए कि मोदी जी को अकेला शब्द का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा। बहरहाल मैं देवेंद्र वर्मा जी आपके पास रुक करता हूं, जिसके संदर्भ में प्रेम कुमार जी ने शब्द हटाए गए, भाषण का हिस्सा हटाया गया, कल राहुल जी के से हटाए गए, आज खबर आ रही है कि खड़गे जी का भी हटा दिया गया। या हटाए जाने के संदर्भ में थोड़ा बताएंगे क्या, या हटाना ढूंढना की नौबत क्यों आती है? जब कोई कथन बिना किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के, बिना किसी पूर्व सूचना के विषय से संबंधित न हो, ऐसे अंश जो है, क्योंकि विधानसभा, संसद और विधानमंडलों की कार्रवाई के ऊपर पूरा नियंत्रण अध्यक्ष का रहता है, और वही चीज बाहर जाती है जो वो नियमों के अनुकूल पाते हैं। यदि कोई विषय वस्तु से अलग हटकर किसी प्रकार की बात की जाए तो अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो इन चीजों को बाहर निकाल दे और ऐसी चीजों को कार्यवाही का अंग न बनाए। तो निश्चित तौर पर इसके ऊपर बाद में विचार होता है कि कौन कौन से अंश ऐसे हैं। कई बार तो आपने भी देखा होगा कि उसी समय अध्यक्ष जी ये निर्णय करते हैं कि ये कार्रवाई का भाग नहीं बनेगा, लेकिन बाद में वो अनएडिटेड कार्रवाई रहती है। लेकिन बाद में जब कार्रवाई को एडिट करते हैं उस समय ऐसे सभी विषय जो कि विषय से संबंधित न हो, जो विषय सभा में विचार का बिंदु न हो, ऐसे विषयों को हटा दिया जाता है और वही कार्रवाई का अंग बनता है। निश्चित तौर पर मुझे थोड़ी सहूलियत है क्या, वो आप सेवारत नहीं है, सेवानिवृत्त है। तो ये जो बात आप बोलते हैं ना, मैं उसकी गहराई को थोड़ा समझना चाहता हूं। आपने कहा विधानसभा या सदन की कार्रवाई पे अध्यक्ष का पूर्ण नियंत्रण होता है, ये तो हो गई किताबी बात। थोड़ा व्यवहारिक बात भी बताइए ना, आप जैसे आदमी का अनुभव हमारे साथ में है, क्या वाकई ऐसा होता है और आपत्तिजनक बात हो तो उसे हटा दिया जाता है? वो दिल्ली की विधानसभा होती है, अरविंद केजरीवाल क्या नहीं बोल देते हैं, कभी हटाया गया हो ऐसा दिखता नहीं है। तो ईमानदारी की बात बताइए देवेंद्र वर्मा जी, कभी रहा होगा जब अध्यक्ष जी का बड़ा नियंत्रण रहता था? अब ईमानदारी से हमें यह समझाने की कोशिश कीजिए हमारे सुधीर दर्शकों को, किसका नियंत्रण होता है? सत्तारूढ़ दल, मोहम्मद के दल का होता है या अध्यक्ष जी का होता है? थोड़ा ईमानदारी की बात हो ना देवेंद्र भाई, आप जैसा विद्वान और शार्प व्यक्ति हमारे साथ में है, वो लोग बहक जाएं, ठीक नहीं होगा ना। दर्शकों के प्रति कुछ तो ईमानदारी बनती है हम लोग। नहीं, देखिए व्यवस्था ये है कि न तो सत्तारूढ़ दल का होता है, न प्रतिपक्ष का होता है। अध्यक्ष तो निष्पक्ष होते हैं, और अध्यक्ष की चेयर पे बैठ के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है उसमें आप किसी प्रकार की उनसे, वो तो विक्रमादित्य का आसन है, जब उसके ऊपर बैठ जाता है कोई व्यक्ति तो वो पॉलिटिकल एफिलिएशन से अलग हटके होता है, और उसको केवल अध्यक्ष अपने मन से भी नहीं करता। ये सारी दो चीजें, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है। तो देवेंद्र वर्मा जी इतना बता दीजिए, ये जैसा होना चाहिए वैसे ही होता है या आप इत्तेफाक रखते हैं किसी समय ऐसा ही होता था पर आजकल शायद ऐसा नहीं होता है? क्या आप जो कहें दर्शक देख रहे हैं, लोग ही तय कर लेंगे वर्मा जी क्या कह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हैं? पहले ऐसा होता था और आजकल ऐसा नहीं होता। मैं इस सामान्य कथन से सहमत नहीं होता,
ये तो समय के ऊपर रहता है कि उस समय कौन आसंदी के ऊपर विराजमान है, वो आसंदी की पर्सनालिटी कैसी है, उस पर्सनालिटी को कोई प्रभावित कर सकता है या नहीं कर सकता है। और इसीलिए पूर्व में जब अध्यक्ष के आसंदी पर जो व्यक्ति बैठता था वो बहुत अनुभवी व्यक्ति होता था, वो पार्टी के उसका पार्टी में एक स्टेचर बहुत ऊंचा होता था। लेकिन इन दिनों मैं सामान्य तौर पर बता रहा हूं, इन दोनों चाहे वो विधानसभाएं हो चाहे वो संसद हो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्तित्व जो इसकी बहुत रेपुटेशन हो, जिसका बहुत अनुभव, जैसे सोमनाथ चटर्जी थे या जैसे पूर्व के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। लेकिन ऐसा जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो निश्चित तौर पर बहुत कड़ाई से इनका पालन होता है। लेकिन जब कोई उस पर्सनालिटी का नहीं होता, जब उतनी प्रभावकारी व्यक्ति नहीं होता, तो निश्चित तौर पर उसमें थोड़ी बहुत भाई को ज्यादा संकट में नहीं डालना चाहता हूँ, उनके थोड़े कहो को बहुत समझने की कोशिश दर्शक अपने आप करें, ज्यादा बेहतर होगा। पर हम इस बातचीत को निर्णायक बिंदु पर ले जाएं और कुल मिलाकर एक बिंदु पर प्रेम कुमार जी आपकी टिप्पणी चाहिए। क्या जवाब आया, क्या सवाल किए गए थे वो एक तरफ, लेकिन एक लंबे गतिरोध के बाद सदन चला और सदन में चर्चा हुई। क्या इसके लिए आप सराहना करना चाहेंगे? पक्ष विपक्ष दोनों की। राहुल गांधी 45 मिनट बोले, बिना कोई कागज लिए हुए बोले, जो उनके मन में था उसको बोले, सदन सुना। प्रधानमंत्री कल 85 मिनट बोले, आज 90 मिनट बोले, सदन उसे भी सुना। क्या कहते हैं इस पर? आखिरी बातचीत आप। जी बिल्कुल हिमांशु जी, जब राहुल गांधी ने भाषण दिया था और बिना रोक टोक के लगभग, चूंकि वो पूरा भाषण कर पाए, तो बहुत आश्चर्य भी हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी सांसदों ने उनको पूरा भाषण बोलने कैसे दे दिया। क्या राजनीतिक मायने वो भी खोजे जाने लगे। लेकिन ये जो हुआ बहुत स्वागत योग्य बात थी। और उसके अगले दिन भी जब ऐसा लगा कि विपक्ष बाइकाट कर दे सकता है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया और राहुल गांधी दोबारा सदन में आ गए और पूरे भाषण प्रधानमंत्री जी का सुना। तो उससे भी एक नई बात बहुत लंबे अरसे के बाद में दिखी कि एक बैठक हो रही जहां दोनों एक दूसरे की बात सुन रहे। चाहे मोदी अडानी को लेकर के राहुल गांधी ने कहा हो, चाहे प्रधानमंत्री जी ने जितने भी आरोप लगाए कांग्रेस पर, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को सुना। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन हाँ, इसमें जो वक्तव्य हटाने वाली घटना घटी है, ये घटना निश्चित रूप से चिंताजनक है। जगदीप धनखड़ जी ये बोलते हुए सदन में सुने गए कि ये मेरा अधिकार है, मेरा कॉल है, मैंने कॉल लिया। वो लॉजिक देने के लिए भी तैयार नहीं, वो उसका बस मेरा कॉल है, मैं ले सकता हूं, अब मैं ले रहा हूं, यही आंसर मिला। तो क्या ऐसे ही आने वाले समय में सदन चलेगा कि किसी भी बात को हटा दिया जाएगा? ये चिंता का विषय, लेकिन उनका विवेक का अधिकार है, हम दर्श में बाहर से कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि ये जो पूरी चर्चा हुई है उससे देश की राजनीति जो है ये दिशा लेती हुई दिखेगी। क्योंकि चुप्पी में भी प्रधानमंत्री जी अगर चुप रह गए अडानी वाले मसले पर, तो इस चुप्पी के बावजूद ये मुद्दा और बड़ा हुआ है, छोटा नहीं हुआ है। जवाब छोटा नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के मन में पहुंचे तो सबसे अच्छी बात जो हुई है वो ये हुई कि सदन में चर्चा, सदन के अंतर्गत विपक्ष को सत्ता पक्ष ने सुना और सत्ता पक्ष की आवाज को सुनने का धैर्य विपक्ष ने भी जताया। कुल मिलाकर लोकतंत्र की दृष्टि से सदन से जो अपेक्षा है उस अपेक्षा पे सदन कम से कम खरा हो। दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि अब ये देश चुनावी मोड में जा चुका है। चुनाव में यकीनन अभी 1 साल का समय बाकी है, लेकिन चर्चा, बहस और उसकी दिशा बता रही है कि अब 2024 को लेकर ही बात बोली जाएगी और बात सुनी जाएगी। देश के प्रधानमंत्री ने आज अपनी राजनीति का एजेंडा बता दिया। वो 60 साल बनाम 9 साल की राजनीति पर अब अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सरकार अब केवल आलोचनाओं पर नहीं बल्कि साथ साथ उन आलोचनाओं के प्रतिपक्ष में क्या कुछ काम इन 9 साल में कर पाई है, इसको लेकर जनता के बीच जाने वाले। कांग्रेस के लिए ये अपने आप में चुनौती है। कांग्रेस अब अपनी उपलब्धियों का बखान कम और अपनी उपलब्धियों के मुकाबले सरकार को किस तरीके से कटघरे में खड़ा कर पाती है, इस पर विचार करना। अडानी से ही क्या मामला बन जाएगा, कांग्रेस के रणनेता बनाने वाले लोग विचार करें। और इतना तय है कि सरकार ये दावा कर रही है कि उसकी नीतियों ने
न केवल देश के भीतर लोगों की काया पलट कर दी, बल्कि देश की काया पलट अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कर दी। इसके संदर्भ में जवाब विपक्ष और खासकर कांग्रेस को खोजना होगा। क्या कांग्रेस ये जवाब खोज पाएगी? हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि अगर वो जवाब खोज पाएगी तो एक विमर्श बनेगा तो समाज इसके संदर्भ में कुछ ना कुछ विचार करेगा, और विचार करेगा तो 2024 में उसके आधार पर जो भी फैसला लेगा वो बेहतर फैसला होगा। इस उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज के शेर। हमने 2 दिन पहले जब कार्यक्रम किया था तो अपना शेर राहुल गांधी को समर्पित किया था। आज हमारा शेर देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित है। कमाल के दिन, और उनके लिए कमाल का शेर शकील बैदावी ने दिया कि कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं। क्या कमाल की बात कही थी शकील बैदावी ने, और नरेंद्र मोदी इस पर लगातार खड़े उतर। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। अब मुलाकात हमारी सोमवार को, कल शुक्रवार है। कल सार्थक संवाद के तहत 2 विशिष्ट व्यक्तियों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो कल का इंतजार कीजिएगा और मुझे अपनी इजाजत दीजिए। तब तक